हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसमें हम एक लेक्चर कर चुके थे। हमने उसमें बेसिक्स पढ़े थे कंप्यूटर के, 3 टाइप्स के कंप्यूटर पढ़े थे और उसमें प्रोग्रामर्स मॉडल किया था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आज क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कंप्यूटर की वो पढ़ेंगे और उसके बाद एल्गोरिथम का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये आपके कंपलसरी क्वेश्चंस में आने के थोड़े चांसेस होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स एक्सेप्ट डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट ओनली, दैट इज देयर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ zeros and ones only. This form of language in which every piece of data, whether it is alphabet, digit or any instruction, is represented in the form of zeros and ones and is called machine language. अब machine language हमारे पास क्या होती है? हमारा पूरा काम इस पूरी बुक में किस कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में चल रहा है? डिजिटल कंप्यूटर्स के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में ही डाटा एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स उनकी लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 दिखाई देते हैं कि आप कोई भी डाटा वहाँ ट्रांसफ़र करोगे, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट लिखे हो, डिजिट लिखे हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो एक्सेप्ट किस फॉर्म में करता है? उसको बाइनरी फॉर्मेट में। मीन्स आपका जैसे मान लो आपने ये डाटा लिया ABC 1 2 5 6 @ ये सारे कैरेक्टर डाल दिए, लेकिन जब ये बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा तो ये सिर्फ इस तरह से दिखाई देगा 0 1 1 0 1 0 या कुछ इस तरह से। 0 और 1 के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता बाइनरी फॉर्मेट में। हर एक डाटा को वो 0 और 1 में ही लिखता है। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन को 0 और 1 की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस लैंग्वेज को आप क्या बोल देते हो? मशीन लैंग्वेज। इसके बाद अब हमें पता है कि सारी चीज़ जब 0 से 1 से ABCD सारी 1 से या 0 से रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो हमारे लिए तो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होगा ना, और उसे मैनिपुलेट करना। तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर सम सिंबॉलिक नेम्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ बाइनरी फॉर्मेट टू ईज द प्रोग्रामर्स टास्क। कि प्रोग्रामर का टास्क ईजी हो जाए, प्रोग्रामर के लिए काम करना ईजी हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है, कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स को या सिंबॉलिक नेम्स को बाइनरी फॉर्मेट की जगह पे यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज यूजेज these symbolic words to write programs. असेंबली लैंग्वेज का काम क्या होता है? इन वर्ड्स को यूज करना प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको असेंबली लैंग्वेज पता चल गया, मशीन लैंग्वेज पता चल गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज द यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है? इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? इफ, एल्स, डू, वाइल, ये सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्विवेलेंट टू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। कि जो हाई लेवल की हर एक इंस्ट्रक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट जाती है? मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन के इक्विवेलेंट जाता है। उसकी एक इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज की बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के इक्विवेलेंट चलती है। ठीक है, बस हमारे पास फ़र्क किसका पड़ जाता है? यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ग्रेटली सिंप्लीफाइज द प्रोग्राम डीबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। कि प्रोग्राम की मेंटेनेंस और टेस्टिंग हमारी सिंप्लीफाई हो जाती है किससे? जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और ट्रांसलेटर होता क्या है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर को हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे पास क्या होते हैं? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर का क्या काम है? ये एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर टेक्स होल ऑफ द प्रोग्राम एट वंस एंड कंपाइल्स इट। फॉर एग्जांपल सी, फोर्ट्रान, पास्कल हैव कंपाइलर्स। ये एक टाइम पे पूरे के पूरे प्रोग्राम को उठा लेता है और उसे कंपाइल कर देता है। जैसे सी, हमारा काम क्या है? सी में चल रहा है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे सारे कंपाइलर चलेंगे जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को
एट वंस उठाएंगे, उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, मशीन लैंग्वेज में। अब हमारे पास है इंटरप्रेटर। It is a program that converts high-level instructions into machine language. It differs from compiler in respect that it takes only one line at a time, interprets it, and produces its equivalent machine language. अब इंटरप्रेटर भी क्या है, तो एक प्रोग्राम, इसका काम भी वही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ये कंपाइलर से डिफरेंट कैसे? कंपाइलर में क्या था, कंपाइलर क्या करता था, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक टाइम पे उठा के कंपाइल करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक टाइम पे एक ही लाइन उठाता है, फिर उसको इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर अगली लाइन उठाता है, फिर उसको इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आप खुद सोचो, एक प्रोग्राम का काम क्या है, किसी प्रोग्राम को पूरा उठा के कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और एक का काम क्या है, लाइन टू लाइन चलना, एक लाइन उठा उठा के कन्वर्ट करना। तो हमारे लिए फास्ट प्रोसेसिंग किसकी होगी, कंपाइलर की होगी। इंटरप्रेटर तो एक एक लाइन उठा उठा के काम कर रहा है, तो इसलिए इंटरप्रेटर हमारे लिए क्या होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं और लेस एफिशिएंट देन कंपाइलर्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार 2 मिनट में रिपीट कर देती हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ 0 और 1 को कंटेन करते हो, और इस लैंग्वेज में जितने भी डाटा है, चाहे अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, जो मर्जी है, वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा हमारे पास असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज का काम क्या होता है, पर्टिकुलर कुछ सिंबॉलिक नेम्स हमें दिए होते हैं जो बाइनरी फॉर्मेट को थोड़ा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज उन पर्टिकुलर नेम्स को, प्रोग्राम को लिखने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आया हमारे पास ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करके, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या है, इफ़, एल्स, डू, वाइल, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अब ट्रांसलेटर के भी हमारे पास 2 पार्ट आ गए। ट्रांसलेटर होते क्या हैं, या तो वो कंपाइलर होते हैं या इंटरप्रेटर होते हैं। कंपाइलर का क्या काम है आगे, जो एक ही टाइम पे पूरे प्रोग्राम को उठाए और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर का क्या काम है, लाइन, एक टाइम पे एक लाइन उठाए, उसको फिर कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में, फिर अगली लाइन उठाए, फिर उसको कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में। तो इसलिए कंपाइलर फास्ट काम करते हैं और इंटरप्रेटर लेस एफिशिएंट होते हैं और स्लो काम करते हैं। कंपाइलर का एग्जांपल है सी, फोर्ट्रान, इन सब में कंपाइलर होता है, और बेसिक, लोगो, इन सब में क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक टर्मिनोलॉजीज के लिए। अब हमारा है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम पहले देखते हैं होता क्या है। एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट अनएम्बिगुअस फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एल्गोरिथम है क्या, एक कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है, कि पहले हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम उठाई, फिर उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, कुछ स्टेप्स बनाए, उन स्टेप्स को एक लॉजिकल वे में कलेक्ट कर दिया, सेट कर दिया बिल्कुल लॉजिकल वे में, कि पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, लॉजिक से फिर ये आना चाहिए। उन सारे स्टेप्स की कलेक्शन को हमने क्या बोल दिया, एल्गोरिथम। क्या है, एक बिल्कुल क्लियर कलेक्शन है किसकी, लॉजिकल स्टेप्स की। वो लॉजिकल स्टेप्स किस लिए यूज हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है, एल्गोरिथम मस्ट हैव कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलोज। कोई भी आप एल्गोरिथम बनाओगे, उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होनी ही चाहिए। ठीक है, एल्गोरिथम समझ में आया ना, कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ली, उसके सॉल्व करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए, उनको लॉजिक्स में लगा दिया स्टेप्स को, उस कलेक्शन को ही हमने नाम दे दिया एल्गोरिथम। अब देखो एग्जाम्पल से ना आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इट शुड हैव एन इनपुट। एल्गोरिथम के पास इनपुट ज़रूर आना चाहिए। मान लो आप 2 नंबर का सम कर रहे हो, ठीक है, जब तक आपके पास 2 नंबर ही नहीं होंगे तब तक तो आप एल्गोरिथम ही नहीं बना सकते। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, 2 नंबर का सम करना, तो इट मीन्स पहले इनपुट तो होना ही चाहिए, कि 2 नंबर जब तक आपके पास प्रेजेंट ही नहीं होता, आप तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इट शुड हैव एन इनपुट।
द स्टेप्स इंक्लूडेड इन द एल्गोरिथम शुड बी एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। जो आप स्टेप बना रहे हो ना एल्गोरिथम में, वो सारे कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके, ऐसे होने चाहिए स्टेप। ऐसे नहीं होने चाहिए पिक पोस्ट दिस कार्ड, पिक माई पेन, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ऐसे वाले स्टेप कंप्यूटर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। सिंपल टाइप के स्टेप होने चाहिए जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे टेक 2 नंबर्स या इस टाइप के, या इनपुट 2 नंबर्स, इस तरह के स्टेप होने चाहिए। टाइम टेकन बाय ईच स्टेप मस्ट बी फाइनाइट एंड स्मॉल, कि जो भी स्टेप आप बना रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और टाइम ज़्यादा ना ले वो स्टेप। ये ना हो कि 10-10, 15-15 मिनट तक आपका वही एक स्टेप ही काम कर रहा है, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करे वो स्टेप, और छोटा स्टेप हो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास द एल्गोरिथम कैन नॉट बी ओपन एंडेड एंड द प्रोसेस मस्ट ऑलवेज एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाए, वो एल्गोरिथम होता है ना, एल्गोरिथम ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने स्टेप्स बना दिए, उसका कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं वो स्टेप, चली जा रहे हैं, एंड ही नहीं आ रहा उन स्टेप्स का। तो एंड ज़रूर होना चाहिए, और फाइनाइट स्टेप्स के बाद वो एल्गोरिथम ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। It must produce an output after execution of steps, that is each step of algorithm should yield some result. If there is any step which does not give any result, then it is a useless step and should be omitted. कि कुछ स्टेप्स के बाद आप कुछ स्टेप्स को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसके बाद हमें आउटपुट कुछ ना कुछ मिलना ज़रूर चाहिए, कि हर एक स्टेप हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई स्टेप आपने डाल दिया, उससे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हमें। तो अगर ऐसे स्टेप बीच में इंक्लूड हैं जिससे हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कोई हेल्प ही नहीं कर रहे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे स्टेप यूजलेस होते हैं और उन्हें हमें ओमिट करना चाहिए, मीन्स उनको स्किप कर देना चाहिए। एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज लाइक प्लेन इंग्लिश, सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कि एल्गोरिथम बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, ताकि वो हर कोई ईजिली समझ सके, ठीक है। और हर एक स्टेप का एक यूनिक मीनिंग होना चाहिए। द एल्गोरिथम मस्ट बी जनरल एनफ टू डील विद कॉन्टीजेंसी। Programmers working independently on an algorithm might develop different programs, but given the same data, their program should yield identical result। कि फ्यूचर को ध्यान में देख के एल्गोरिथम बनाना चाहिए, कि फ्यूचर में अगर कोई और प्रोग्रामर उस पर डाटा डाले तो वो उस टाइम पे भी एग्जीक्यूट हो जाए। अगर सेम डाटा डाला जाए और वो अलग से एल्गोरिथम बना रहा है, तो ऐसा ना हो कि एक एल्गोरिथम से तो सेम डाटा से अलग रिजल्ट आ रहा है, दूसरे एल्गोरिथम से उस डाटा से अलग रिजल्ट आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें एल्गोरिथम बनाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा बनाना चाहिए कि जो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करे एल्गोरिथम बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है। और जब वो करेक्ट रिजल्ट देता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिथम वैलिडेशन, कि वो एल्गोरिथम क्या है, वैलिड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होंगी एल्गोरिथम की, और डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए समझना एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। जैसे हमें क्या दे दिया, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स का सम आपने फाइंड आउट करना है, उसके लिए एल्गोरिथम बनाना है। इन दिस प्रॉब्लम 2 नंबर्स आर गिवन, देयर सम इज टू बी कैलकुलेटेड एंड देन डिस्प्लेड। उनके सम को कैलकुलेट करना है, 2 नंबर दिए होंगे, उनको सम को कैलकुलेट करना है और फिर वो डिस्प्ले करना है रिजल्ट। तो इसके स्टेप क्या लेंगे, पहले तो इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, इनपुट सेकंड नंबर एज बी। इसने कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया ना हमें, इसने भी हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया, तो ये हमारे यूजलेस स्टेप नहीं है, ये मीनिंगफुल स्टेप है। 2 नंबर्स हमने इनपुट ले लिए, कैलकुलेट देयर सम एज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर सी इज अनदर नंबर इन विच देयर सम इज स्टोर्ड, ठीक है। सी एक हमने नया नंबर लिया जिसमें ए प्लस बी, ए और बी के सम को स्टोर कर दिया, उसको कैलकुलेट करवाया, डिस्प्ले कर दिया। हमने क्या कहा था कि एल्गोरिथम ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। देन टर्मिनेट द प्रोसेस, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो। यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम खत्म हो गया। इनपुट लिया, कैलकुलेट किया, फिर डिस्प्ले कर दिया रिजल्ट को और प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल एल्गोरिथम है था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स।
अगर आपको 3 नंबर दे दिए जाएं, उनमें से आपको ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आपको ऐसा एल्गोरिथम फाइंड आउट करना है। हमने 3 नंबर क्या ले लिए यहाँ से, ABC आर गिवन, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम इज टू बी डिटरमाइंड एंड डिस्प्लेड। इनपुट नंबर्स ABC, पहले इनपुट ले लिया 3 नंबर का, फिर अब हमारा सारा काम स्टार्ट होगा। इफ़ A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B, अगर A B के इक्वल है या ग्रेटर है तो क्या बन जाएगा, A इज ग्रेटर। अगर A ग्रेटर है B से तो A हो गया ग्रेटर। अगर A नहीं है तो ग्रेटर कौन हो जाएगा, A की जगह कौन आ जाएगा, B आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर चेक किया, अब A या B में से कोई एक ग्रेटर बन चुका है ना, उसको हमने ग्रेटर का नाम दे दिया। फिर चेक किया क्या वो ग्रेटर वाला नंबर C के ग्रेटर या इक्वल है, देन ग्रेटेस्ट हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू ग्रेटर। अगर यही ग्रेटर C से भी बड़ा बन जाता है तो वही ग्रेटर मेरा क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अगर ये ग्रेटर C से बड़ा नहीं होता, एल्स इफ ये दिस होल्ड देन ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू दिस ग्रेटर। इफ दिस डजंट होल्ड देन ग्रेटेस्ट किसके इक्वल बन जाएगा, C के इक्वल बन जाएगा। ये स्टेप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसको रिपीट करके देख लेना एक बार। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब ग्रेटेस्ट हमारे पास आ चुका है, उस ग्रेटेस्ट को डिस्प्ले कर दो और टर्मिनेट कर दिया प्रोसेस को। ठीक है, एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना उस वाले को। फिर देखो हमारे पास क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। रेडियस हमें दी हुई है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता ही है, πr² होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब हमें किसी भी सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास रेडियस चाहिए हमें बस। इनपुट रेडियस R ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट एरिया A ऑफ द सर्कल यूजिंग फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू πr², डिस्प्ले एरिया A, टर्मिनेट द प्रोसेस। कुछ था ही नहीं इसमें तो। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला आप अपने आप देख लेना, सिंपल कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, देख लेना एक बार अपने आप। और मैं आपको ये 5th वाला वो करवा रही हूँ एल्गोरिथम, 6th वाला आप अपने आप देख लेना। ठीक है, 5th मैं करवा रही हूँ, 6th आप खुद देखोगे। और ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया तो इसका मतलब आप भी छोड़ दोगे, आपको खुद से ट्राई करके देखना चाहिए। ठीक है, अपने आप अच्छे से पढ़ के देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, राइट एन एल्गोरिथम फॉर फैक्टोरियल कंप्यूटेशन, फैक्टोरियल को कैसे कंप्यूट करना है हमें, ऐसा आपको एक एल्गोरिथम बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया, इनपुट नंबर n, कोई भी नंबर ले लिया। ठीक है, सेट फैक्ट इज इक्वल टू, ये फैक्टोरियल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। फैक्ट को एक बार फिक्स नंबर दे दिया हमने 1। इफ n इज इक्वल्स टू 0, अगर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है वो 0 के इक्वल है, देन फैक्ट इज इक्वल्स टू 1। तो फैक्टोरियल हमारा क्या रिजल्ट दे देगा, 1। ठीक है, अगर हमारा n 0 के इक्वल नहीं है फिर क्या चलेगा, सेट k इज इक्वल्स टू 1। एक और नया नंबर हमने क्या ले लिया, k, उसको 1 पे फिक्स कर दिया। रिपीट स्टेप 6 फॉर k इज इक्वल्स टू 1 to n। k को 1 स्टार्ट किया ना, अब मैंने क्या बोला कि n अगर 0 नहीं है तो इन्होंने क्या बोला, इस स्टेप को कहाँ तक लेके रिपीट करना है। मान लो n मेरा क्या है, 3 है, तो k इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 के लिए इस स्टेप को रिपीट करना है। फैक्ट मेरा किसके इक्वल चला जाएगा, मान लो k को एक बार 1 लिया तो मेरा किसके इक्वल चला जाएगा, 1 इंटू फैक्ट। फैक्ट मेरा यहाँ पे फिक्स हो चुका है एक बार, 1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर जब k को 2 लिया तो फैक्ट मेरा क्या बन जाएगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू, k मेरा 2 हो गया स्टार। अब पिछला फैक्ट मेरा क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, 2 इंटू 1 2। ठीक है, फिर अब मेरा फाइनल फैक्ट क्या आ जाएगा, n मेरा क्या है, 3 लिया है ना मैंने, एग्जांपल लेके बता रही हूँ, एक और लेके बता दूंगी। 3 स्टार, पिछला फैक्ट यूज करना है, जो आप इसको अपडेट करते जा रहे हो ना फैक्ट को, अपडेटेड वाला फैक्ट आपने यूज करना है। 3 स्टार, नया पिछला फैक्ट क्या था, 2, 3 2 जा 6। तो फाइनल, अब n तक जाना था हमने, n मेरा 3 था तो मेरा प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो जाएगा, मेरा फाइनल फैक्ट क्या आ जाएगा, 6। तो 3 फैक्टोरियल मेरा क्या है, डिस्प्ले कर दिया, फैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। एक बार और n को हम क्या लेके देख लेते हैं,
4। अगर मेरा n 0 है तो मेरा यही प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फैक्ट मेरा 1 के इक्वल आ जाएगा, काम खत्म। अब n को मैंने क्या ले लिया 4, मुझे एक बार k को 1 सेट करना है, उसके बाद इस प्रोसेस को कहाँ तक लेके जाना है, k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, n क्या है 4 है। अब फैक्ट को बस ध्यान रखते रहो, सबसे पहले एक बार 1 फिक्स हो चुका है ना, अभी तो स्टार्टिंग वाला ही लेंगे, k स्टार फैक्ट, k है मेरा 1 और फैक्ट क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1। फिर नेक्स्ट फिर किया फैक्ट इज इक्वल्स टू k, अब मेरा क्या चलेगा 2 और मेरा अपडेटेड फैक्ट क्या है 1, 2 स्टार 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है फैक्ट। अब k मेरा क्या बनेगा 3, 3 स्टार अपडेटेड फैक्ट क्या है 2, क्या बन जाएगा 6। अब मेरा k क्या चलेगा 4 तक लेके जाना है, फाइनल लास्ट आ गया मेरा k इज इक्वल्स टू 4 स्टार अपडेटेड फैक्ट क्या है 6, 6, तो ये क्या बन जाएगा 6 4 जा 24, तो 4 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्ले क्या आ जाएगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मेरे लिए आपके लिए समझाना ज़रूरी था। ये इससे नेक्स्ट वाला आप अपने आप करके देख लेना, करके ज़रूर देखना प्लीज़, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे स्टेप। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम फ्लो चार्ट का टॉपिक करेंगे एक बार, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।